हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी पॉइंट। तो आज हम करेंगे बीए सेकंड सेमेस्टर इंग्लिश के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच पोइट्री इज़ अ लेंथी एंड नैरेटिव वर्क ऑफ पोइट्री। तो पोइट्री की कौन सी फॉर्म में आपको सबसे ज़्यादा लेंथी वर्क और लेंथी मतलब नैरेटिव वर्क आपको देखने को मिलता है। देखिए, लेंथी नैरेटिव वर्क से यहाँ पर मतलब है कि जो भी स्टोरीज़ हैं आपकी, सबसे ज़्यादा नैरेटिव फॉर्म में आपको कौन सी फॉर्म ऑफ पोइट्री में मिलती हैं। तो ऑप्शंस हैं आपके एलिजी, ओड, बैलेड एंड एपिक। और यहाँ पे आपका राइट आंसर है एपिक। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और इन्हीं सभी टॉपिक्स की डिटेल्ड वीडियोस और इंग्लिश की यूनिट 1st to 8th में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। चैनल पे प्लेलिस्ट क्रिएटेड है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो अब देख लेते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। देखिए, यहाँ पे एक पोएम है होमर्स इलाड। वो आपसे पूछा है कि कौन सी फॉर्म ऑफ पोइट्री उसके अंदर यूज़ की गई है, या वो जो पोएम है वो आपका कौन सी फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो होमर्स इलाड की पोएम है, ये कोई एपिक है, एलिजी है, ओड है या सोनेट है। तो ये आपकी एक एपिक है। और एपिक क्या होता है उस पर मैं डिटेल वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। तो एपिक देखिए, कोई भी महाकाव्य होता है, मतलब जिसमें किसी भी लेजेंडरी कैरेक्टर को शो किया जाता है, या कोई भी आपका हीरोइक कैरेक्टर, वो इमेजिनरी भी हो सकता है और वो आपका रियल भी हो सकता है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। A poem that is free from the limitations of a regular meter or rhythm, and also poem that is free from the limitations of a regular meter or rhythm and also does not rhyme with fixed form is called dash form of poetry। तो कौन सा फॉर्म ऑफ पोइट्री है जिसके अंदर कोई भी लिमिटेशंस और रेगुलर मीटर्स का यूज़ नहीं किया जाता है। ऑप्शंस हैं पेस्टोरल, सेकंड ऑप्शन है फ्री वर्स, थर्ड है एपिक एंड फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा फ्री वर्स। और फ्री वर्स आपका एक फॉर्म ऑफ स्टेंजा है, जो कि हम यूनिट 2 में डिस्कस कर चुके हैं। अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले मैं आपको बता दूं, इस लेक्चर या किसी भी लेक्चर की अगर फ्री पीडीएफ नोट्स आप चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। विच पोइटिक फॉर्म डील्स विद द नेचुरल वर्ल्ड, रूरल लाइफ एंड लैंडस्केप। देखिए, कौन सा आपका पोइटिक फॉर्म है जो आपको डिस्क्राइब करता है किसी भी गांव की लाइफ को, लैंडस्केप को या फिर नेचुरल वर्ल्ड को। तो यहाँ पे बात की गई है ऑप्शंस में बैलेड, एलिजी, ओड एंड पेस्टोरल की। राइट आंसर है हमारा पेस्टोरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोइटिक फॉर्म डज रिफ्लेक्ट ऑन डेथ और लॉस। तो कौन सा हमारा पोइटिक फॉर्म है जो कि किसी की डेथ या कोई भी लॉस को रिप्रेजेंट करता है। मतलब आप अपनी किसी करीबी या किसी भी करीबी वस्तु को अगर खो देते हैं, व्यक्ति या वस्तु को, तो कौन सी फॉर्म ऑफ पोइट्रीज में उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ऑप्शन है आपके एपिक, पेस्टोरल, एलिजी एंड ओड। राइट आंसर है हमारा एलिजी। देखिए, एलिजी एक शोक गीत है जो किसी की मृत्यु पर या दुख पे गाया जाता है। तो ये एक फॉर्म ऑफ पोइट्री है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, विच पोइट्री इज़ रिटन इन 14 लाइन्स। तो सबसे ही मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपकी फॉर्म ऑफ पोइट्रीज रहती है, और मोस्टली आपके सिलेबस के अंदर जो पोएम्स हैं उसमें से काफ़ी सारी सोनेट हैं। तो देखिए, सोनेट एक फॉर्म ऑफ पोइट्री होता है जिसमें कि 14 लाइन्स का स्ट्रक्चर होता है और आयम्बिक पेंटामीटर यूज़ होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सोनेट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस सोनेट इन इंग्लिश लिटरेचर फर्स्ट। तो देखिए, इंग्लिश लिटरेचर में सबसे पहले इंग्लिश सोनेट को किसने रिप्रेजेंट किया था या किसने इंट्रोड्यूस कराया था। तो ऑप्शन है हमारे थॉमस ग्रे, सर थॉमस वेट, शेक्सपियर या एडमंड स्पेंसर। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, सर थॉमस वेट। अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड लेवल पैटर्न इज अ वर्स और विद इन द लाइन्स ऑफ अ पोएम इज कॉल्ड। तो किसी भी पोएम के अंदर या किसी भी मतलब वर्स के अंदर, फॉर्म ऑफ स्टेंजा या पोएम के अंदर जब एक पैटर्न यूज़ किया जाता है जिसके अंदर आपका स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड लेवल्स दोनों का ही यूज़ होता है, तो उन लाइन्स को क्या कहा जाता है। तो उन लाइन्स को या उन लाइन्स की पोएम्स को कहा जाता है मीटर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, एट द एंड ऑफ द लाइन्स इन अ पोएम द सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स आर कॉल्ड। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मीटर, सेकंड है रिदम, थर्ड है राइम एंड थर्ड है आपका एलिट्रेशन। तो देखिए, एलिट्रेशन जो है वो आपका एक फिगर ऑफ स्पीच है, तो यहाँ से आप इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। और मीटर आपका पोएटिक डिवाइसेस में होता है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे रह जाता है ऑप्शन बी एंड सी, रिदम एंड राइम।
तो रिदम आपका म्यूज़िक या टोन से रिलेट करता है, बट राइम का मीनिंग होता है कि जहाँ पर आपको कोई भी वर्ड या कोई भी लेटर या कोई भी लाइन हो सकती है जो आपको नेक्स्ट पैटर्न में भी सिमिलर मिलती है। मतलब जैसे बचपन में आप पढ़ते थे रेड कैट बैट, इस टाइप से। तो सिमिलर साउंड्स आपको जहाँ भी पोएम में मिलती हैं उसको हम कहते हैं राइम। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अ शॉर्ट ट्रेडिशनल एंड पॉपुलर स्टोरी इन वर्स ऑफ अननोन ऑथरशिप इज कॉल्ड। देखिए, अननोन ऑथरशिप में कोई भी पोइट्री लिखी जाती है या कोई भी शॉर्ट ट्रेडिशनल पॉपुलर स्टोरी जब भी लिखी जाती है तो कौन सा फॉर्म ऑफ पोइट्री यूज़ होता है? तो यहाँ पे यूज़ होता है बैलेड। ठीक है, देखिए बैलेड में ज़्यादातर, जैसे आप पहले देखते होंगे कि पहले क्या हुआ करता था कि सॉन्ग्स का कोई भी मीनिंग नहीं होता था। मतलब कुछ धार्मिक रीति रिवाजों पर या फिर शादी वगैरह में जिन्हें गाया जाता था, तो पहले बिना किसी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट के उनको गाया जाता था और बाद में इंस्ट्रूमेंट के साथ उनको प्ले किया जाने लगा, और वो किसी भी रिलीजन से फिर आपका क्या बन जाते हैं, मतलब एक परंपरा की तरह वो चलते रहते हैं। तो उसी टाइप के जो गीत संगीत होते हैं या जो आपका फॉर्म ऑफ पोइट्री होता है उसको बोलते हैं बैलेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अप्लाइंग ह्यूमन क्वालिटीज़ टू नॉन ह्यूमन थिंग्स द टर्म इज कॉल्ड। देखिए, ये एक फिगर ऑफ स्पीच है कि जब भी आप नॉन लिविंग थिंग्स को एज अ लिविंग पर्सन शो करते हैं तो वो आपका कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? तो उसको हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। अब बात कर लेते हैं बाकी के फिगर ऑफ स्पीच की। पहला है यहाँ पे अलिट्रेशन। देखिए, अलिट्रेशन एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें कि लेटर्स का रिपीटेशन होता है। जैसे कोई भी सेंटेंस है, शीज स्लीप्स, मतलब जहाँ पे कोई भी वर्ड, जैसे ये जो सेंटेंस मैंने अभी बोला, मतलब हो सकता है थोड़ा बहुत इनकरेक्ट हो, बट मैं आपको सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रही हूँ कि इस सेंटेंस के अंदर एक लेटर एस बार बार रिपीट हो रहा है। तो किसी भी सेंटेंस के अंदर कोई भी लेटर या वर्ड इस तरीके से रिपीट होता है तो उसको बोलते हैं एलिट्रेशन। अब नेक्स्ट होता है मेटाफर। तो देखिए, मेटाफर में किया क्या जाता है कि इन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर किया जाता है बिना किसी कंपैरिजन वर्ड को यूज़ किए। जैसे अगर मैं बोलूँ लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम, जो जीवन है वो सपने जैसा है, तो जीवन को सपने से कंपेयर करने के लिए मैंने एक वर्ड यहाँ पे यूज़ किया लाइक। तो जिससे आपको पता चल जाता है कि दोनों के बीच में मैंने कंपैरिजन किया है। बट अगर मैं बोलूँ लाइफ इज़ ड्रीम, जीवन जो है वो सपना है, अभी मैं दोनों का कंपैरिजन ही कर रही हूँ, बट कंपैरिजन वर्ड को यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो जहाँ पे दो चीज़ों का कंपैरिजन किया जाए लेकिन कंपैरिजन वर्ड यूज़ ना हो, वह होता है हमारा मेटाफर। नेक्स्ट है ओनोमेटोपिया। तो ये तब यूज़ होता है जब आप कोई भी साउंड आपको सेंटेंस के अंदर दिखाई देती है। ठीक है, अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिपीटेशन ऑफ बिगिनिंग कॉन्सोनेंट साउंड इज कॉल्ड। तो किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर कोई कॉन्सोनेंट साउंड जो स्टार्टिंग में यूज़ हो रहा है अगर वो बार बार रिपीट होता है तो उसको हम बोलते हैं एलिट्रेशन। क्लियर? अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जीक्यूटेड सेंटेंस एंड इज़ यूज टू एम्फेसाइज अ पॉइंट। देखिए, किसी भी सेंटेंस में या किसी भी स्टोरी के अंदर किसी पॉइंट को या किसी स्टेटमेंट को अगर बहुत ज़्यादा एग्जीक्यूट करने की कोशिश की जाए, मतलब बहुत ज़्यादा दबाव किसी क्वेश्चन पे या किसी वर्ड पे, मतलब बहुत अगर एम्फेसाइज करने की कोशिश कहीं पे की जा रही है तो वहाँ पे होता है आपका हाइपरबोल, फिगर ऑफ स्पीच। जैसे हम एक सेंटेंस इसमें बोल सकते हैं, शी क्राइज एंड द ओशन विल्ड, या फिर हम बोल सकते हैं ही विल लव यू अंटिल चाइना एंड अफ्रीका मीट। तो देखिए, इस सेंटेंस में बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोला गया है कि वो उससे तब तक प्रेम करती रहेगी या करता रहेगा जब तक अफ्रीका और चाइना नहीं मिल जाते, और जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस में जो फिगर ऑफ स्पीच होता है वो होता है हमारा हाइपरबोल। अब नेक्स्ट है, अ स्ट्रगल बिटवीन अपोजिंग कैरेक्टर्स और अपोजिंग फोर्सेस। तो ये तो सिंपल सा है, मतलब इसमें आपको किसी भी फिगर ऑफ स्पीच को या किसी और चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ पे आपको किसी भी दो अपोजिट कैरेक्टर्स के बीच में या कैरेक्टर्स चीज़ों के बीच में स्ट्रगल देखने को नज़र आए, वहाँ आपका क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंट्रास्ट बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी। देखिए, एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के बीच में, मतलब एक विरोधाभास जो फिगर ऑफ स्पीच होता है वो होता है हमारा आयरनी। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द एटीट्यूड अ राइटर ऑथर टेक्स टूवर्ड हिज और हर सब्जेक्ट कैरेक्टर एंड ऑडियंस। तो वो एटीट्यूड जो एक राइटर या ऑथर रखता है अपने सब्जेक्ट, कैरेक्टर या ऑडियंस के रिगार्डिंग में, तो वो आपका क्या कहलाता है, डायलॉग, पॉइंट ऑफ व्यू, सिमिली या फिर टोन। देखिए, जो डायलॉग है यहाँ पे वो हो ही नहीं सकता है क्योंकि एक यहाँ पे कैरेक्टर, सब्जेक्ट और ऑडियंस की बात की जा रही है, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की नहीं। ठीक है, या किसी एक सब्जेक्ट के रिगार्डिंग में बात नहीं हो रही है, और पॉइंट ऑफ व्यू भी नहीं होगा, और सिमिली जो है आपका फिगर ऑफ स्पीच है तो ये भी नहीं होगा। तो वो होता है आपका टोन।
अब नेक्स्ट यहाँ पे बैलेड इज़ अ काइंड ऑफ। तो बैलेड जो होती है, जो कि हम पढ़ चुके हैं फॉर्म्स ऑफ पोइट्री में, वो आपकी एक सॉन्ग है, पोएम है, स्टोरी है या सभी है। तो देखिए बैलेड जो है बेसिकली एक फॉर्म ऑफ पोइट्री है, बट इसको एक गीत की तरह लिखा जाता, मतलब एक पोएम की तरह लिखा जाता है, लेकिन एक गीत की तरह गाया जाता है और उस गीत के माध्यम से एक स्टोरी को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बैलेड इज़ अ सॉन्ग, पोएम एंड स्टोरी। तो आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पोइटिक फॉर्म डज हैव अ सिंगल स्टैंजा ऑफ 5 लाइन। तो कौन सा आपका एक पोइटिक फॉर्म होता है जिसके अंदर कि आपको एक सिंगल स्टैंजा और 5 लाइन का स्टैंजा देखने को मिलता है। सिंगल स्टैंजा जिसके अंदर की 5 लाइनें होती हैं। तो पहला है लिरिक। तो देखिए बिल्कुल नहीं, क्योंकि लिरिक एक आपका फॉर्म ऑफ पोइट्री है। उसके बाद है लैमेरिक, हेकू एंड नन ऑफ दीज। तो आंसर होगा आपका लैमेरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोइट्री फ्रॉम हेकू वाज ऑरिजिनेटेड इन। तो देखिए नाम से समझ में आ रहा है जो हेकू एक फॉर्म ऑफ पोइट्री है वो आपका कहाँ से जनरेट हुई है, जापान से। ठीक है, हमारा लास्ट क्वेश्चन है एन ऑक्टेव इज अ स्टैंजा ऑफ डैश लाइन। तो ऑक्टेव जो होता है एक फॉर्म ऑफ स्टैंजा है, कितने लाइंस का ये होता है। तो ऑक्टेव से ही क्लियर है कि ये 8 लाइंस का होता है। ठीक है, बाकी इन सारे एमसीक्यूज की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे भी PDF मिल जाएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।